डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो है एसएससी 1 फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सेकेंड एनुअल फिज़िक्स का पेपर 19 सितंबर को होने वाला है। उसकी तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट के लिए और कई बच्चों की सप्ली अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं जो है एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, ताकि उनके लिए तैयारी के लिए ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके और वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि आपको जो है मेरी फिज़िक्स मैथ के मुतल्लिक़ जो भी वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इसमें एक पेपर है बोर्ड का मेरे सामने। इसमें सबसे पहली जो एमसीक्यूज़ है वो है विच इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज़ टू फाइंड डायमीटर ऑफ थिन वायर। और वायर होती है थिन वायर, बिल्कुल जो ब्रीक सी वायर होती है, उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। मानोमीटर यूज़ करेंगे, माइक्रो स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे कि इंटरफेरोमीटर यूज़ करेंगे। तो जो थिन वायर है बहुत ही स्मॉल होती है। कॉपर वायर जो हम एक तो होती है ना, उसके इंसुलेशन के अंदर जो कॉपर वायर होती है उसका आपने डायमीटर फाइंड करना है। तो इसके लिए इन चारों में सबसे सूटेबल जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो माइक्रो स्क्रू गेज होगा। माइक्रो स्क्रू गेज इसका सबसे जो है सूटेबल इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होगा, उसका डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड एमसीक्यूज है पिक द इनकरेक्ट प्रीफिक्स। इसमें प्रीफिक्सेस दी गई हैं, जो इनकरेक्ट प्रीफिक्स है वो हमने फाइंड करनी है। ये 1 मिली सेकेंड 10 पावर -3 होता है, 1 डेसीमीटर 10 पावर -1 मीटर ही होता है, 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर ही होता है, 1 माइक्रोमीटर हमें पता है कि 1 माइक्रोमीटर 10 पावर -6 मीटर होता है, और यहाँ 10 पावर +6 मीटर लिखा हुआ है, इसलिए यही इनकरेक्ट प्रीफिक्स है इसमें। तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यूज 3, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग देन इट एक्सेलरेशन इज। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, और जब किसी बॉडी की एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन इट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यानी बॉडी की एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो उसकी एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपका 5th चैप्टर में से है। आपका इसमें हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ आपने बतानी है। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज अबाउट, ये 5th चैप्टर में है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ज़मीन से कितनी हाइट पर होते हैं, ये होते हैं 42,300 किलोमीटर होते हैं। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एक्स, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करती है। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन ऐसी फोर्स होती है जो कि मोशन को पोज करती है। तो ये आपकी किस तरह जो मोशन की डायरेक्शन होती है उसकी क्या होती है, अपोजिट या उसके अगेंस्ट एक्ट करती है। फ्रैक्शन इज द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, सो देयरफॉर फोर्स फ्रैक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ बॉडी, अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी होगा। उसके बाद द पावर टू लिफ्ट अ मैस ऑफ 10 kg टू हाइट ऑफ 1 मीटर इन अ टाइम ऑफ 25 सेकेंड इज। अब यहाँ हमने पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है। पावर, इसमें हमें पावर फाइंड करनी है। पावर का जो फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू W/T होता है, W/T। और W क्या होता है, FS होता है। लेकिन यहाँ अब आपके क्योंकि हाइट की बात हो रही है, आपने लिफ्ट करना है एक मैस, तो इस केस में आपका ये पावर W हो जाएगा mgh की सूरत में आ जाएगी। आपका फोर्स हो गया और ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया जो कि आपने उसके ऊपर लिफ्ट करना है। टाइम कितना है, T, नीचे टाइम गिवन है। इसमें मैस आपका 10 है, मैस आपका 10 गिवन है, और G भी 10 होता है, और हाइट 1 है, हाइट 1 मीटर है, और टाइम आपका 25 सेकेंड है इसमें। तो ये 100/25 होगा। तो ये आपके पास 4 वाट आ जाएगा।
100 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 4 वाट आ जाएगा। इसमें अब ये 50 वाट, 20 वाट, 200 वाट और 100 वाट का ऑप्शन है, 4 वाट का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है कोई ऑप्शन भी ये नहीं होगा। वैसे इसमें ये क्या होना चाहिए, 4 वाट का, ये इसको हम अगर 4 वाट कर दें तो ये 4 वाट इसका ये ऑप्शन ए बन जाएगा। क्योंकि एम जी एच की होता है, एम आपकी 10 है, जी 10 होता है, एच 1 है और टाइम 25 सेकेंड है, तो यही आएगा। हाँ, अगर टाइम 2 सेकेंड हो तो फिर 50 वाट आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है 7th MCQs, विच प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी कैन नॉट चेंज इफ फोर्स इज अप्लाइड। अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पता है कि बॉडी का साइज चेंज हो सकता है। जब फोर्स किसी बॉडी पे लगाई जाए उसका साइज चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है, इससे उसके बॉडी का शेप भी चेंज हो सकता है। उसका शेप को आप स्मॉलर कर सकते हैं, ग्रेटर कर सकते हैं। वेलोसिटी उसकी फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, और अगर अपोजिट फोर्स है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। मैस उस बॉडी की चेंज नहीं होती। अब अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो टोटल मैस है वो मैस चेंज नहीं होती, मैस कांस्टेंट ही रहती है। मैस कैन नॉट बी चेंज बाय द फोर्स। उसके बाद 8th MCQs है, आइडेंटिफाई द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा होता है जो कि दोबारा यूज़ किया जा सके। तो फॉसिल फ्यूल्स तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो विंड जो हवा है वो नेचुरल होती है और वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर शेप बॉडी लाइज एट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्क्वायर शेप जो होता है, स्क्वायर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो होता है स्क्वायर शेप जो होता है। स्क्वायर शेप इस तरह, ये बॉडी अगर ये स्क्वायर शेप है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके डायगोनल्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये आपके 4th चैप्टर में है। उसके बाद टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन्स एक्टिंग ऑन बॉडी परपेंडिकुलरली देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये आपका 4 चैप्टर्स में आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू दी गई है। एक 3 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है, एक को एफ एक्स कह दें लेट्स सपोज, एक को एफ वाई कह दें, तो आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट गिवन हो तो आप जो रिजल्टेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 9 प्लस 16, ये 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा 5 न्यूटन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, यानी एक ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग के साथ एयर में लटकाया गया है और उसका वेट 10 न्यूटन है। अब उसको उसी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स्ड किया गया, वाटर में डाला गया है। तो जब वाटर में आप डालेंगे तो हमें पता है कि नीचे से बोनियन फोर्स अपवर्ड लगेगी। तो वाटर में अब रीडिंग जो स्प्रिंग बैलेंस पे उसकी कितनी है 6 न्यूटन है, तो उसकी जो वेट है 4 न्यूटन कम हो गया। व्हाट विल द अप थ्रस्ट, जो अप थ्रस्ट है वो कितनी होगी, जो दोनों एयर में और वाटर के अंदर जो वेट का डिफरेंस है वही अप थ्रस्ट फोर्स होगी, और वो कितनी होगी 4 न्यूटन होगी। यानी एयर में 10 न्यूटन है और वाटर में 6 न्यूटन है, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी होता है। तो इसमें से C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। इससे इसकी यूनिट, ये इसकी यूनिट जॉल है, इसकी किलोग्राम है तो पर केजी, और इसकी केल्विन है तो पर केल्विन हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, जॉल पर केजी पर केल्विन, इसका ऑप्शन आ जाएगा। ये एक पेपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट पेपर में है विच ऑफ द फर्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ फिजिक्स बुक्स। अब फिजिक्स बुक की थिकनेस आपने फाइंड करनी है, तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या मेजरिंग टेप।
इसके लिए कौन सा आप जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे कि थिकनेस ऑफ फिज़िक्स बुक जो है फाइंड की जा सके। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपका वर्नियर कैलिपर रहेगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के जार्स के अंदर बुक को आप रख के उसकी जो है थिकनेस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग फ्रीली इज, यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की जो एक्सेलरेशन क्या होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज़ हाइट होती है नहीं, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैसेज होती है नहीं, सेम फॉर ऑल बॉडीज़ होती है। जब फ्रीली ऊपर से जो बॉडीज़ को फॉल किया जाता है तो उनकी एक्सेलरेशन जो है ऑल बॉडीज़ की सेम होती है। अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया जाए तो सेम फॉर ऑल बॉडीज़ होगा, एक्सेलरेशन जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की सेम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है द कोस्टर कार मूव अराउंड द लूप द ट्रैक, यानी कोस्टर कार जो है एक ट्रैक के अराउंड लूप में मूव करती है। तो उसमें क्या करता है, द ट्रैक क्या प्रोवाइड करता है, अप्लाइड फोर्स प्रोवाइड करता है, नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कि फ्रैक्शनल फोर्स अप्लाइड करता है। ट्रैक इसमें आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ट्रैक क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो सर्कुलर लूप में जो है कोस्टर जो है मूव करती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल है, a body has weight of 20 न्यूटन, वेट 20 न्यूटन का है और हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी आपके पास वेट जो है, वेट 20 न्यूटन है। अब इस वेट से आपको पता है कि W इज इक्वल टू एम जी होता है, इससे इसका मतलब है कि एम जी इज इक्वल 20 और जी हमें पता है कि 10 होता है, 10 मल्टी इज इक्वल 20, 10 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास मैस जो है वो 2 kg आ जाएगा। मैस 2 kg आ गया। एक्सलरेशन इसमें 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो एम आपके पास 2 है और ए भी 2 है, तो ये 4 न्यूटन, 4 न्यूटन एक्स फोर्स आपको चाहिए होगी इज रिक्वायर्ड टू मूव वर्टिकल अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। इस 20 न्यूटन फोर्स के अलावा उस वेट, उसका डाउनवर्ड वेट के इक्वल तो लगेगी 20 न्यूटन और साथ प्लस 4 न्यूटन और फोर्स चाहिए होगी। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बनता है वो आपका फिर ये 4 न्यूटन ही करीब बनता है, बाकी तो कोई नहीं ऑप्शन बनते। या इसमें 24 आता है, 20 प्लस 4 24 न्यूटन नेट फोर्स चाहिए होगी इसको अपवर्ड मूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं वेक्टर्स के, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो कि आपस में कितनी डिग्री के एंगल बनाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं उन्हीं कंपोनेंट का जिनके बिटवीन एंगल कितना 90 डिग्री का। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बिटवीन हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है। द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज इजी टू ओपन डोर बाय पुलिंग और पुशिंग एट एक्सिस पॉइंट। आपको पता है यहाँ मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात हो रही है। मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल होता है, यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स पे और मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। मूवमेंट आर्म जितना ग्रेटर होगा टॉर्क ग्रेटर होगी, फोर्स जितनी ग्रेटर होगी टॉर्क ग्रेटर होगी। तो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सेस पॉइंट पे फोर्स लगेगी तो वो मूव नहीं करेगा। मिडिल ऑफ द डोर, कॉर्नर ऑफ द डोर्स, हैंडल ऑफ द डोर्स। तो जो हैंडल ऑफ द डोर पे आप हैंडल ऑफ द डोर का डिस्टेंस जो है उसके एक्सेस पॉइंट से ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, मूवमेंट आर्म ज़्यादा होता है। तो इसलिए हैंडल ऑफ द डोर पे ही आप फोर्स लगाएंगे तो उसका जो है क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें जी m1 m2 इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। अब बोथ साइड्स को m1 m2 पे डिवाइड कर दें, m1 m2 पे डिवाइड कर दें तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 और साथ इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, नीचे किलोग्राम, तो पर किलोग्राम स्क्वायर।
तो इसलिए साथ मैंने यूनिट निकाल दी, क्योंकि बाज़ वक़्त वैल्यू सेम होती है, यूनिट चेंज होती है, उससे भी फिर आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी हो सकती है। तो इसका होगा 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 8 MCQs है। The work done in lifting an object of mass 10 kg through height of 1 meter. वर्क डन आपका आप इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में वर्क डन आपको पता है, वर्क डन W=Fs होता है। और यहाँ कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना उसका वेट है और कितनी हाइट तक लेके जाना है आपने। वेट किसकी होता है, mg, और h, m उसका कितना 10 है और g कितना है 10 है और h कितना है 1 है, तो ये आपके पास 100 जूल आ जाएगा। तो इसमें आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 100 जूल। बारोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बारोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑल पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 डिग्री सेल्सियस इट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब इसमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया 60 सेंटीग्रेड दिया गया है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट का रिलेशन होता है F=1.8 C + 32। तो 1.8 हो जाएगा, इसको C 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 32 करेंगे। 1.8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा, प्लस 32 ऐड करेंगे 140 आ जाएगा, 140 फ़ारेनहाइट, 140 फ़ारेनहाइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सर्टन ऑब्जेक्ट, इस खास ऑब्जेक्ट से रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी पे, हीट पे, सरफेस एरिया पे, लेटेंट हीट पे। तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, उसकी किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ये भी हो गया। उसके बाद इसमें 140 आएगा, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सर्टेन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेपर हमारा इसमें है सबसे पहला है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 0.00, यानी ये फिगर अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं लिखता हूँ यहाँ, यानी इसमें दिया गया है कि 0.00476 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव यूनिट, यहाँ कुछ यूनिट दी गई हैं, हमने बताना है कौन सी ड्राइव यूनिट नहीं है। वाट आपकी ड्राइव यूनिट है, न्यूटन भी ड्राइव यूनिट है, किलोग्राम आपको पता है बेस यूनिट होती है, और पास्कल भी ड्राइव यूनिट है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला। इसमें ये ऑप्शन है किलोग्राम आपकी जो है ये आपकी ड्राइव यूनिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। जब किसी बॉल को नीचे से अपवर्ड फेंका जाता है तो मैक्सिमम पॉइंट पे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो हम स्टॉप होती है, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी टॉप ऑफ द पाथ पे उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। उसके बाद नेक्स्ट है The book of mass 10 kg is placed on table. What is magnitude of force acting on the book? Force acting on the book, यानी इस तरह एक टेबल के ऊपर इस तरह एक बुक पड़ी हुई है जिसका मैस 10 kg है। इस तरह एक टेबल है, उसके ऊपर एक बुक है जिसकी मैस क्या 10 kg है।
मैस 10 kg है, तो कहता है कि उसके ऊपर जो इसमें आपके बुक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो हमें पता है ये बुक इस टेबल के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करे जितना इसका वेट है, और डब्ल्यू इज इक्वल क्या होता है, mg होता है। इसकी मैस 10 kg है, तो 10 इंटू जी की वैल्यू 10, 100 न्यूटन फोर्स ये बुक जो है टेबल के ऊपर एक्सर्ट कर रही है, और एज ए रिएक्शन टेबल जो है बुक के ऊपर भी 100 न्यूटन फोर्स ही एक्सर्ट कर रहा होगा। एक्शन रिएक्शन ऑल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, 100 न्यूटन ही आएगा, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम टार्क। जैसे अभी पहले डिस्कस हुआ था, टार्क आपका, टार्क किसकी इक्वल होता है, टार्क आपका इक्वल है एफ क्रॉस एल के, टार्क इक्वल है एफ क्रॉस एल के, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म के। तो फोर्स और मूवमेंट आर्म जब ग्रेटर होगा तो टार्क क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ दिया गया फोर्स 3 है और मूवमेंट आर्म 6 है, 3 6 18, टार्क आएगा 18 न्यूटन मीटर। यहाँ आएगा 4 और 5, 4 और 5 20 न्यूटन मीटर, और यहाँ है 4 और यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये भी 20 न्यूटन आ जाएगा। और यहाँ 3 मीटर है, मूवमेंट आर्म 3 न्यूटन है और फोर्स 7 न्यूटन है, तो 3 7 21 न्यूटन, तो इसमें न्यूटन मीटर। तो सबसे ज़्यादा जो टार्क आ रही है वो इसी में 7 3 23 न्यूटन से ही आ रही है। टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल फार्मूले से आप जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एफ 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 एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट फोर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 रिस्पेक्टिवली, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये पीछे भी हम कर चुके हैं। एक फोर्स है जिसके एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट गिवन है, और उसका एफ एक्स 5 न्यूटन है, एफ वाई एफ एक्स 3 न्यूटन है और एफ वाई 4 न्यूटन है। उसका रिजल्टेंट आपने फाइंड करना, वो भी पीछे हम पेपर में डिस्कस किया था, तो वो आपका 5 न्यूटन ही आएगा। जैसे पहले हमने पीछे डिस्कस किया उसी के मुताबिक एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 5 न्यूटन आ जाएगा। उसका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये अब न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। एफ इज इक्वल टू क्या होती है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब इसमें इसकी जो करेक्ट ये वाली फॉर्म होगी वो ऑप्शन ठीक होगा। तो इसमें कैपिटल जी आता है, इसमें स्मॉल जी है, ये नहीं होगा, ये कैपिटल जी है, और m1 भी है, m2 भी है, नीचे आर स्क्वायर भी है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। बाकी ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं ठीक, इसमें आर स्क्वायर नहीं है, और ये ऑप्शन इसलिए नहीं ठीक, यहाँ भी स्मॉल जी है। उसके बाद नेक्स्ट है 8, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, अब ये भी डिस्कस हो चुका है, बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, पीछे हमने किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जूल पर केजी पर केल्विन थी, यहाँ यूनिट है हीट कैपेसिटी की यूनिट, ऐसे यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन है, जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जूल पर केजी पर केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट है एवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम डैश ऑफ लिक्विड। एवेपोरेशन लिक्विड की कौन सरफेस से होती है, अपर सरफेस ओनली, बॉटम ओनली, सेंटर ओनली, एनी लोकेशन। तो वेपरेशन आपकी अपर सरफेस से होती है, सिर्फ पहले वेपरेशन कहाँ से होती है, अपर सरफेस से होती है। 1 हॉर्स पावर आपको पता है किसकी इक्वल होता है, 746 वाट की इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट की इक्वल होता है। उसके बाद फिर ये इसी तरह का पहले भी हम कर चुके हैं, स्टोन का वेट 30 न्यूटन है एयर में, और वाटर में उसका वेट कितना हो गया, 22 न्यूटन हो गया। तो उस पर बोर्नियन फोर्स या अप थ्रस्ट फोर्स कितनी होगी, जो इन दोनों वेट का डिफरेंस होगा। यानी अगर एक वाट स्टोन का वेट एयर में 30 न्यूटन है और वाटर में 22 न्यूटन है, तो उसके ऊपर अप थ्रस्ट और बोर्नियन फोर्स कितनी आ गई, 30 - 22
8 न्यूटन लग रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है, इसमें 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 किसकी इक्वल है? 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 इक्वल होता है, आपको पता है कि माइक्रो सेकंड की इक्वल होता है। 10 पावर माइनस 6 किसकी इक्वल है? माइक्रो सेकंड्स के। उसके बाद द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी आप एरिया अंडर द ग्राफ जो एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम वो देर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, 2 bodies of masses 5 kg and 3 kg respectively are dropped freely from a tower. Which of these balls will reach ground first? ये भी डिस्कस हो चुका है। किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ आप कितनी हाइट से भी गिराएं तो वो उसकी मैसेज पे डिपेंडिंग करता, दोनों एक ही वक्त में गिरेंगी, बोथ एट सेम टाइम जो है फॉल करेंगी। उसके बाद मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ, डेफिनेशन है मोमेंटम की, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम को बॉडी की क्या मेजर करती है? मोशन को। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, बहुत इजी सा आसान सा न्यूमेरिकल है। इसमें फोर्स दी गई है F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो इसमें F दिया गया, आपने क्या फाइंड करना है? इसका एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो F गिवन है 20 न्यूटन, मास गिवन है 8 kg, तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो F इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम में, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय एम। सो F इज़ 20 डिवाइड बाई 8, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इक्वल। यानी आप इसमें बताया गया कि वो कौन सा एंगल होगा जब एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यानी एफ एक्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कौन से एंगल पे आपस में इक्वल होते हैं, ये बताना है हमने। यानी ये अगर आपके पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये अगर फोर्स है, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, ये आपके पास रिजल्ट वेक्टर है, और ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट है, ये एफ वाई कंपोनेंट है, ये एफ वाई कंपोनेंट है, ये 90 डिग्री है। अब ये एंगल कहता है कि दोनों जब इक्वल होंगे, अब हमें पता है कि ये एंगल 90 है, ये तो 90 है। अब बाकी ये दो एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के, अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल कौन सी बन गई? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। और ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होना? 90 होना, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इक्वल हो और इनका सम 90 हो तो 90 को 2 पे डिवाइड कर लें। यानी ये आपकी ये एंगल और ये साइड इक्वल है, तो ये आपकी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये इन दोनों एंगल का सम 90 होना है, तो 90 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। तो ये आपके एंगल क्या होगा? 45 डिग्री होगा। उसके बाद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इक्वल, वो क्या? 45 डिग्री है। उसका फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन स्पाइनर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम नट, द टार्क प्रोड्यूस। अब इसमें टार्क फाइंड करना है। टार्क का फार्मूला आपको पता है, टार इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। इसमें आपको मोमेंट ऑन सेंटीमीटर में दिया गया है, उसको चेंज करना है। 10/100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपके पास 0.1 आ जाएगा मीटर। और फोर्स आपको दी गई है 100 न्यूटन, 100 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। इसमें मोमेंट आर्म आपका कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट MCQs, नेक्स्ट MCQs है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन if the distance between two masses is double, दो मैसेज के बाद डिस्टेंस डबल कर दें, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम विल बी, क्या होगी। अब ये न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ भी हम पहले भी डिस्कस किया था। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ का फार्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू जी m1m2/r² है। अब अगर दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, यानी आर डैश आपके पास पहले डिस्टेंस का डबल कर दिया जाए, तो आपके पास नई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट वो F डैश हो जाएगी। डैट विल बी इक्वल टू जी m1m2/r²। सो F डैश इज़ इक्वल टू जी m1m2/r डैश किसके इक्वल है, पहले डिस्टेंस का डबल है, तो यहाँ क्या आपके पास आएगा, r डैश की जगह 2r² आ जाएगा। तो F डैश इज़ इक्वल टू जी m1m2/4r²। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F डैश इज़ इक्वल टू 1/4 और इसको ब्रैकेट में जी m1m2/r²। तो ये आपके पास F डैश 1/4 ऑफ F हो जाएगा। यानी अगर हम जब आपने इसको डिस्टेंस डबल किया तो उसकी फोर्स जो है 1/4 टाइम हो जाएगी। 4 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। बी रिड्यूस टू क्वार्टर 1/4 हो जाएगी। उसके बाद 1 हॉर्स पावर, ये तो बहुत इजी है और अक्सर आता है, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। रॉक वेट, फिर वही ये बार बार आता है, ये रॉक वेट 25.7 न्यूटन एयर में एक रॉक का वेट 25.7 न्यूटन है और वाटर में 21.8 न्यूटन है। तो बोनियन फोर्स कितनी होगी, 25.7 में से 21.8 हम माइनस कर लेंगे और ये आई थिंक कितना आएगा, 4.1 न्यूटन, 3.9 न्यूटन, 1.18 न्यूटन, 0.84 न्यूटन। तो आई थिंक ये 3.9 न्यूटन आता है। 2 यहाँ हो जाएगा और 20, हाँ यही 3.9 न्यूटन है, 3.9 न्यूटन। उसके वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है। वाटर हमें पता है कि जो वाटर को हम कूल डाउन करते हैं, टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करते हैं, तो वो कंट्रैक्ट होता है। जब कोई चीज़ कंट्रैक्ट होती है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि डेंसिटी इज़ इक्वल टू डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ होता है तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो वाटर को जो हम कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वाटर क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है और डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन वाटर की एनॉमली है कि नॉर्मलस एक्सपेंशन है वाटर की, वाटर को 4 सेंटीग्रेड तक वाटर जो है कंट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 से जो नीचे टेम्परेचर करें तो वाटर कंट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कहाँ है, एट 4 सेंटीग्रेड पे। 4 सेंटीग्रेड से नीचे वाटर फिर वॉल्यूम एक्सपेंड होना शुरू होता है, तो डेंसिटी फिर डिक्रीज़ होना शुरू होती है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ एट 4 सेंटीग्रेड। लास्ट है, द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन इज़ बॉडी हुज सरफेस इज़ वाइट, ग्रे और ब्लैक। यानी बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन जो है कौन सी बॉडी होगी जिसकी सरफेस क्या होगी, सरफेस क्या होगी, ब्लैक होगी। ब्लैक सरफेस जो है बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन होगा। ये जब पेपर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है, if the number of vernier scale division is 20 and minimum main scale division is 1 millimeter, then least count of vernier caliper is। अब यहाँ आपके पास लीस्ट काउंट, इसका मिनिमम मेन स्केल जो रीडिंग है, स्केल है, वो है 1 है। और इफ़ द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है, वो आपके पास 20 है। तो 1 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपका इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 0.05 मिलीमीटर।
0.05 मिलीमीटर। थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, ये तो बहुत ईजी है। थर्मीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड भी होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होती है। तो यहाँ आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड के भी इक्विवेलेंट होती है, इसलिए न्यूटन सेकंड ही आएगा, न्यूटन सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है इन स्पीड टाइम ग्राफ। मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम किसकी इक्वल होता है, किलोग्राम मोमेंटम आपका P इज़ इक्वल टू mv होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये आपकी फिर जो इक्विवेलेंट होती है न्यूटन सेकंड के भी इक्विवेलेंट होती है। कैसे इक्विवेलेंट होती है वो भी देख लें। चलें, इसको अगर आप सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये जो s है ये भी ऊपर आएगा, -1 बन जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई सेकेंड। तो ये आपको इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन, 1 न्यूटन की डिफिनीशन है ये, तो ये न्यूटन हो गया। तो इसलिए ये आपकी किलोग्राम की यूनिट जो है न्यूटन सेकंड भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इन स्पीड टाइम ग्राफिक लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस विथ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप से अगर टाइम एक्सिस पे इंक्लाइन कर रही है ऐसे इस तरफ जो है, यानी इस तरह, ये आपका टाइम एक्सिस है, ये स्पीड है, इस तरह मूव कर रही है, इस तरह की लाइन है, तो ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। उसके बाद अ बॉडी ऑफ मैस 1500 ग्राम इज़ ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर हाई टावर, इट विल रीच द ग्राउंड इन। अब यहाँ एक ये न्यूमेरिकल है, एक ऑब्जेक्ट है उसको 20 मीटर हाइट टावर से फेंका गया है। जब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी के, जब उसको टावर पे पकड़ा होगा ड्रॉप करने से पहले, उसकी इनिशियल वेलोसिटी न्यूमेरिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, और डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो जी कितना हो जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और उसकी हाइट टावर कितनी है 20 मीटर है। तो इसमें टाइम फाइंड करना, कितने टाइम वो नीचे पहुंचेगा। तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, हमारे पास वी आई है, जी है, एच है, टी है। आपके पास जो कैनेमैटिक्स की इक्वेशंस होती हैं, हर इक्वेशन में 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। आउट ऑफ 4 इफ़ 3 आर गिवन देन वी आर एबल टू फाइंड 4th अननोन क्वांटिटी। अब इसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, सेकंड इक्वेशन यूज़ होगी, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें h 20 है, वी आई 0 है, 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस हाफ, और g आपके पास 10 है और t स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये 20 इज इक्वल टू ये 0 0 और ये 5t स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 पे डिवाइड कर दें, 5 पे डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा टी स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास टी कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स आ जाएगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, 2 सेकेंड्स का। उसके बाद बॉडी इज़ पुलिंग ए बॉक्स ऑफ फोर्स 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स है, वो एंगल 60 डिग्री में बना रही है। इसमें इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास इसमें फोर्स आपके पास है 50 न्यूटन और एंगल है 60 डिग्री। तो इसमें आप एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा के, और एफ आपके पास 50 है, कॉस 60 है। इसको आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। 50 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 50 मल्टीप्लाई कॉस 60 के साथ, कॉस 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 25 न्यूटन आ जाएगा। तो एफ एक्स आपके पास 25 न्यूटन आ जाएगा। और उसके बाद एफ वाई
एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो एफ आपके पास 50 है, साइन 60, इसको आप 50 को आपने 50 को मल्टीप्लाई करना है साइन 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। तो ये आपके पास दो ऑप्शन कौन से बनते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है 3-4 नंबर का, और यहाँ पे MCQs भी आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कपल एक्टिंग ऑन स्टीयरिंग व्हील, यानी ये कपल के लिए, कपल में सम ऑफ फोर्सेस 0 होता है, उसके बाद सम ऑफ टॉर्क 0, सम ऑफ एक्सेलरेशन 0, यानी इसमें जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कपल एक्टिंग ऑन स्टीयरिंग व्हील। कपल नॉट ट्रू यानी कपल के, जब कपल किसी बॉडी में लग रहा होता है, जब सेम टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करती हैं तो वो कपल बनाती हैं, तो उसमें सम ऑफ टॉर्क, यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो ये नॉट ट्रू होता है क्योंकि सम ऑफ टॉर्क उसमें 0 नहीं होता। तो सम ऑफ टॉर्क इज़ नॉट 0 ड्यूरिंग द व्हेन द कपल इज एक्टिंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील, सो ये इसमें नॉट ट्रू होगा कि सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट है MCQs, नेक्स्ट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, इसमें है नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सच दैट r इज मच ग्रेटर दैन h। इसकी ऑर्बिटल, इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म कौन सी होगी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है आपके पास v इज इक्वल टू √g r होती है, क्योंकि जी एच आपकी इसमें, क्योंकि आपका ये r प्लस एच जो है, क्योंकि r ग्रेटर होता है h से, इस r प्लस एच को h के इक्वल ले लेते हैं कि r प्लस एच आपका तक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल r के, और जी एच को हम ले लेते हैं g, तो ये इसके पास जी आर आता है ऑप्शन, वो यहाँ नहीं है, ये जी एच r प्लस एच है, जी एच है, आर एच है, तो इसमें इसलिए एक ऑप्शन क्या होना चाहिए, जी आर स्मॉल जी होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए स्मॉल जी, तो इसको इस तरह स्मॉल जी लिख के ये वाला ऑप्शन आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है 9th है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोलिक प्रेस, किसका एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक प्रेस हमें पता है कि पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक प्रेस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बीटा फॉर ए सॉलिड फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन गिवन है। यहाँ पे हमें एक रिलेशन पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इक्वल होता है 3 अल्फ़ा की इक्वल होता है। यहाँ अल्फ़ा आपको दिया गया है, इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 से कितना होता है 12 होता है, 4 3 से 12 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 पर केल्विन, तो इसमें यही आएगा 12 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 केल्विन। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज और द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन का रिजल्ट है, कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफ़र का मोड है उसकी वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेपर है इफ़ द नंबर ऑफ बर्नर स्केल डिवीजन, ये तो वो सेम है, इसमें ये सेम आपको हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन और विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें कौन सी प्रीफिक्स जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, मेगा स्मॉलेस्ट नहीं है, पीको, पीटा और किलो, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें पीको होती है 10 पावर -12 होती है, ये बी ऑप्शन होगा 10 पावर -12, पीको सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट MCQs है A ball is thrown
स्ट्रेट, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। टॉप ऑफ पाथ्स पे उसकी जो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो होती है, पहले भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम हाइट पे जाके वो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए स्टॉप होगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ इज़ 100 न्यूटन, व्हाट विल बी वेट्स ऑन द मून। अगर वेट ऑफ बॉडी जो है उस पर अर्थ पे 100 न्यूटन है, वेट मून पे वेट कितना होगा ये अब सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है मून पे वो है पता होनी चाहिए, 1.62 है। और यहाँ अर्थ पे जो वेट है, अर्थ पे वेट 100 न्यूटन है, तो उस बॉडी की मैस निकल सकती है, मैस इसी को पता है W/G होती है, तो W 100 है और अर्थ पे G को 10 लिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 10 kg उसकी मैस है। तो वेट ऑन मून इक्वल हो जाएगा m और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून, सो मैस इज़ 10 एंड G इज़ 1.62, सो वेट ऑन द मून इज़ 16.2 न्यूटन। वेट ऑन द मून कितना हो जाएगा, 16.2 न्यूटन हो जाएगा। 16.2 न्यूटन ये आपका आखिरी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है द वर्क डन बाय बॉडी इज़ मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन का फार्मूला हमें पता है कि W इज़ इक्वल टू वर्क डन इज़ इक्वल टू Fs cos थीटा। अब थीटा जब आपके पास ज़ीरो हो, cos ज़ीरो में पता है 1 की इक्वल होता है, तो एफ एस मल्टीप्लाई 1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा जब आपका एंगल क्या हो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल क्या हो 0 डिग्री का हो। तो ये आपका ऑप्शन ए है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स की इक्वल है, 746 का, सी ऑप्शन को शेड कर देंगे आप। उसके बाद द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट हमने फाइंड आउट करनी है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वाट पर मीटर पर केल्विन, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर पर केल्विन। इन गैसेज हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, गैसेज में हीट ज़्यादातर किस तरह ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन वाले मेथड से। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ लिक्विड इन कंटेनर इंक्रीजेज विद, हमें प्रेशर का पता है, लिक्विड में प्रेशर किसकी इक्वल होता है, P इज़ इक्वल टू रो जी एच। तो H मीन डेप्थ है, यानी प्रेशर लिक्विड के अंदर डेप्थ जितनी इंक्रीज़ होती जाएगी प्रेशर लिक्विड इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ डेप्थ आएगा, डेप्थ ए ऑप्शन है। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर केल्विन में कितना किसकी इक्वल होगा, वो आपका 273 की इक्वल होता है। आपको पता है कि केल्विन किसकी इक्वल होता है, सेंटीग्रेड प्लस 273। अब यहाँ अगर 0 है, 0 प्लस 273, ये आपका 273 केल्विन के इक्वल ही होगा। तो ये आपका 273 ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। उसके बाद एवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम डैश ऑफ द लिक्विड, एवेपोरेशन ज़्यादातर जो है अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड से ही होती है, ये ऑप्शन है, अपर सरफेस ओनली। उसके बाद द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज़ कॉल्ड, किसी बॉडी की अपने एक्सिस के अराउंड जो मोशन होती है उसको रोटेटरी मोशन कहा जाता है, उसको रोटेटरी मोशन कहा जाता है, ये बी ऑप्शन होगा। उसके बाद 12 है द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी, ये पीछे डिस्कस हो चुका था कि 1 अर्थ रेडियस अबव अर्थ रेडियस वैल्यू ऑफ जी जो है कितनी होगी। तो वैल्यू ऑफ जी का फार्मूला हमें पता है, जी एच जो है यहाँ जी एच किसकी इक्वल होता है, जी एच इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब अगर हाइट आपकी 1 अर्थ रेडियस की इक्वल हो जाए, आर की इक्वल हो जाए, तो जी एच इक्वल हो जाएगा जी एम बाय आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी एम और ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जी एम
4r², और इसको फिर हम लिख सकते हैं कि 1/4 GM/r², और ये GM/r², जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर होता है, तो इसलिए 1/4 जी के इक्वल आ जाता है। ये आपका सी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास इस तरह जो है ये पेपर भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू। सेंटी 10⁻⁻4 की इक्वल होता है, टेरा 10⁻12 की इक्वल होता है, और पीको 10⁻10 की इक्वल होता है, किलो 10⁻6 की इक्वल होता है। इसमें कौन सी ट्रू है? इसमें आपका सेंटी 10⁻2 होता है, पीको 10⁻12 होता है, किलो 10⁻3 होता है। तो ये तो तीनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो पीछे टेरा 10⁻12 होता है, यही आपका ट्रू आ गया। उसके बाद द मूविंग विंग्स ऑफ ए टर्निंग फैन इज़ एन एग्जांपल ऑफ मूविंग टर्न। एक जो फैन होता है उसके जो विंग्स हैं वो किस टाइप की मोशन कर रहे हैं? वो आपकी रोटेटरी मोशन कर रहे हैं। मूविंग विंग्स ऑफ टर्निंग फैन इज एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। मूविंग विंग्स ऑफ टर्निंग फैन इज एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। उसके बाद a cyclist start from rest, moves with acceleration of 2 meter per second square. It will cover dash distance in 10 सेकेंड। अब इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। इसमें साइकिलिस्ट 10 सेकेंड्स रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो वी आई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, वी आई 0, और एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने एस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको इसमें सेकंड इक्वेशन में आपको एस इज इक्वल टू वी आई टी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन लग जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 इंटू टी, 0 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 2 गिवन है, और यहाँ 10 का स्क्वायर, 2 के साथ कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। 100 मीटर डिस्टेंस वो 10 सेकंड में कवर करेगा। अब इसमें ऊपर वाला देख रहे हैं, मैं गौर कर रहा था, द मूविंग विंग्स ऑफ ए टर्निंग फैन पेडिस्टल फैन की अगर बात हो रही है, लेकिन बात उसकी विंग्स की हो रही है, तो विंग्स तो अब वो पूरे पेडिस्टल फैन जब मूव करता है तो वो वाइब्रेटरी मोशन कर होता है, लेकिन इसमें क्योंकि विंग्स की बात हुई है तो विंग्स तो रोटेटरी मोशन ही कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, न्यूटन सेकंड होती है। उसके बाद द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सर्कुलर रेडियस 3 मीटर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर an object of mass 1 kg moving with speed of 6 meter per second circular and a circular radius 3 meter। इसमें अब हमारे पास mass दी गई है, mass 1 kg दी गई है, और velocity speed 6 मीटर पर सेकेंड है, और r जो है 3 मीटर है। अब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। m कितना है? 1 kg है, m 1 kg, v कितना है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, r 3 है, तो ये आपका 6 का स्क्वायर 36/3, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। ये हमारे पास कितनी आ गई? 12 न्यूटन आ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम ए सी। तो ए सी जो है, ए सी इक्वल होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो वी इसमें हमारे पास कितना? वही 6 है, 6 का स्क्वायर बाय 3, यही 36/3 यानी 12 भी आएगा।
इसमें 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट हम इसी फार्मूले से ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से जो है फाइंड आउट कर सकते, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। उसके बाद फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्सेस इट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये सब पहले अब हम कर चुके हैं। इसमें आपके पास दिया गया है, इसके में आपके पास एक जो है फोर्स दी गई है 20 न्यूटन और उसका एंगल दिया गया 45 डिग्री, उसके कंपोनेंट फाइंड करने। तो इसमें हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन, एंगल है 45 डिग्री, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ हमारे पास है 20 न्यूटन कॉस 45, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 को 20 मल्टीप्लाई कॉस 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.14 न्यूटन और कॉस 45 ये आपके पास 14.14 न्यूटन। इसी तरह एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती हैं, इसलिए इसका भी आंसर यही आएगा, 14.14 न्यूटन ही आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट जो होती है इस तरह ट्रायंगुलर प्लेट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मीडियन का ट्राइसेक्शन पॉइंट होता है। इसके मीडियन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है मीडियन का ट्राइसेक्शन पॉइंट होता है इसका, ये वाला ऑप्शन आएगा, मीडियन का ट्राइसेक्शन पॉइंट होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस above the earth surface the value of g become dash of the value on the earth। या 2 अर्थ रेडियस है, रेडियस 2 अर्थ रेडियस है, इसमें भी आप आर एच की जगह 2 एच लगाएंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है, किस तरह हम करते हैं, जी एच इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहाँ हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है, इसमें जो है एट डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी एच जो है वो 2 आर की इक्वल है। तो जी एच क्या हो जाएगा, वहाँ जी एच हो जाएगा जी एम बाय आर प्लस एच के 2 आर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी एम और ये आ जाएगा 3 आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 बाय जी एम बाय 9 आर स्क्वायर। इसको यानी 1 बाय 9 टाइम ऑफ जी, ये जी एम बाय आर स्क्वायर, ये जी की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो ये जी एच जो है 2 अर्थ रेडियस के अबव कोई बॉडी होगी तो उसकी जो वैल्यू ऑफ जी होगी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो आर से 1 बाय 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम्स 1/9, ये 1/9 आ जाएगी, 1/9, 9 टाइम नहीं आएगी, 1/9। 1 हार्स पावर पता है 746 वाट होता है। द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ इज टर्म हैज़, लंबाई द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ तो क्या कहते हैं हम, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ इज टर्म हैज़, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है हमारा, स्ट्रेन। एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बीटा। ये हमें पता है बीटा इज इक्वल क्या होता है, 3 अल्फा होता है। उसके बाद इन सॉलिड ट्रांसफर ऑफ हीट, सॉलिड में ट्रांसफ़र ऑफ हीट किससे होती है, कंडक्शन से होती है। सॉलिड में ट्रांसफ़र ऑफ हीट किससे होती है, कंडक्शन से होती है। इस तरह ये हमने जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं, कोशिश की है मैंने आपको, ताकि आपके जो सेकंड एनुअल में
इम्प्रूवमेंट के लिए आप पेपर दे रहे हैं उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ये इनका हल सॉल्व किए हैं एमसीक्यूज़ काफ़ी। तो इनको अच्छी तरह देखें और समझें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि आपको मैथ की और फिज़िक्स की नई नई वीडियोज़ जो है मिलती रहे।